हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थीटा सीरीज का लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वेक्टर्स के कुछ जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। कोई भी हम न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करते हैं तो वेक्टर का वहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है न्यूमेरिकल सोल्व करने में। तो वेक्टर्स के फॉर्मूले हमें आने चाहिए। तो वेक्टर्स के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक वेक्टर हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, जो हमने पिछले वेक्टर में भी डिस्कस किया था। इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होती है? हम वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तीर के चिन्ह से हम इसको, यानी एरो से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो ये लेंथ है ये डिनोट करती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और जो ये एरो है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये एरो है वो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये इस एरो की जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। नंबर सेकंड हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर की हम यहाँ पे बात करते हैं। यूनिट वेक्टर डेफिनेशन इसकी हो जाएगी द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट। ये क्या रखता है? यूनिट मैग्नीट्यूड रखता है। मैग्नीट्यूड तो इसका क्या होता है? यूनिट। फिर ये काम क्या आता है? ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करता है? रिप्रेजेंट। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में हम यूनिट वेक्टर को काम में लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है? मान लो आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, क्या ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k। ये एक वेक्टर है आपके पास, ठीक है, जहां पे i कैप होता है x की डायरेक्शन, ये मान लो y है, ये x और ये z। तो दोस्तों x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप, और z की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है k कैप। ध्यान रहिए, x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं i कैप, y में j कैप, z में k कैप। तो ये हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया है ax i कैप, ay j कैप प्लस az k कैप। 3D में हमने एक वेक्टर लिया है। इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n वेक्टर, n कैप से। n कैप से हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये है आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? n कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मोड। a वेक्टर का मोड का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकालते हैं? ये मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे हम निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a को ये लिख रखा है, इसको लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ। ये हम निकालते हैं दोस्तों रूट आई कैप के मल्टीपल में क्या है? ax स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीपल में क्या है? ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं दोस्तों? ये आपका वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर याद रह जाएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है n कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये आपका कोई a वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है इस वेक्टर का, रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं इसका। इसको हटा देता हूं मैं। मान लो आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, a वेक्टर इक्वल टू दे दिया मैंने 2i कैप प्लस 5j कैप। मैंने k कैप लिया नहीं, इसमें कोई जरूर नहीं k कैप लेगा, एक 2d वेक्टर भी ले सकते हैं। इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि n कैप। n कैप होता है a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मोड। अब मोड कैसे निकालें? a वेक्टर का मोड कैसे निकालें भाई? मोड निकालने के लिए रूट ax स्क्वायर इंटू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट 4 प्लस 25, यानी कि रूट 29। तो ये मोड निकल गया इसका। तो n वेक्टर के n कैप क्या हो जाएगा अपना? 2i कैप प्लस 5j कैप अपॉन रूट 29। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 29
आई कैप प्लस 5/√29 जे। तो ये दोस्तों आ गया आपका यूनिट वेक्टर। ये क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। ऐसे हम निकालते हैं किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अगर आप इसका मोड निकालोगे तो दोस्तों 1 ही आएगा, आप निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका मोड निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। हटा दो इसको, यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर के बाद अब हम डिस्कस करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर का। मान लो ये कोई 2D है, x y, 2D है अपना x और y। इसमें अगर हमें किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मान लो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है i कैप और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप। अगर इसमें हमें किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना है, मान लो आपका पार्टिकल यहाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। तो यहाँ इसका ये हो गया पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने नाम दे दिया r1 वेक्टर। r1 वेक्टर क्या है? ये जो हमने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया है a पॉइंट पर, इसके कोऑर्डिनेट है x, y और r1 वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? r1 इक्वल्स टू x का यूनिट वेक्टर क्या है? i कैप, x i कैप प्लस y j कैप, प्लस y j कैप। तो ये हो गया 2 डायमेंशन में आपका पोजीशन वेक्टर। अगर ये आपको निकालना है 3 डायमेंशन में, तो दोस्तों यहाँ पे z डायरेक्शन और इंक्लूड हो जाएगी और आपका पोजीशन वेक्टर, कोई भी पार्टिकल हम मान लो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल लिया तो ये 3D में बन जाएगा। 3D में मान लो ये मैंने ले लिया z, ठीक है। तो z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? k कैप। अब हम 3D अपने कोऑर्डिनेट ले, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? उसको मैं r2 ले लेता हूं, r2 वेक्टर या r वेक्टर ले लो, ठीक है। तो 3D में क्या होगा? ये तो है दोस्तों 2D में, और 3D में अपना पोजीशन वेक्टर होने वाला है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा अपना 3D। तो ये था पोजीशन वेक्टर के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसकी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो आपका एक पार्टिकल है ये, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। क्योंकि इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है, मान लो यहां से मैंने इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट की है इस पॉइंट से, जिसको मैंने नाम दिया है r1 वेक्टर। r1 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया इस पॉइंट तक, जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए x2, y2, z2। आपने इस पॉइंट को यहां तक डिस्प्लेस कर दिया, इसका एक अनदर पोजीशन कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने ले लिया r2 वेक्टर। जितने भी पॉइंट हैं स्पेस में, उनको हम एक पर्टिकुलर पोजीशन से हम उनको रिप्रेजेंट करें, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आपका ये पोजीशन वेक्टर था, r1 पे रखा हुआ था, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि r हमने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो गया r2। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा r। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? r, तो r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट होगा r2 माइनस r1। क्या होगा? r2 माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। r2 माइनस r1, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखो r2 हम पोजीशन कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये r2 पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया यहाँ पे, माइनस r1 पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस
Z1 k कैप प्लस Z2 माइनस Z1 k कैप। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R, क्या R2 माइनस R1 इन पोजिशन कोऑर्डिनेट को हमने सोल्व किया। ये अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी i कैप के जो मल्टीपल में है उसका स्क्वायर, प्लस j कैप के जो मल्टीपल में है y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, k कैप के जो मल्टीपल में है उसका स्क्वायर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। दोस्तों नोट करते रहे साथ साथ और इनको याद भी रखना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया फॉर्मूलों का, क्योंकि ये जनरली काम आते रहते हैं। हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है। वेक्टर एडिशन रूल, मान लो आपके पास एक वेक्टर है, ये जिसको हमने नाम दिया है ए वेक्टर, एक वेक्टर है आपके पास बी, ये है बी वेक्टर, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। तो एडिशन रूल 3 टाइप्स के होते हैं। ट्राइंगल रूल्स, नंबर फर्स्ट ट्राइंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, पैरेललोग्राम रूल, और नंबर थर्ड पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। तीन होते हैं। हम एक ट्राइंगल से एडिशन कर सकते हैं, पैरेललोग्राम से कर सकते हैं, पॉलीगॉन से कर सकते हैं। तो मान लो ट्राइंगल, ऐसे दो वेक्टर आपको दिए हुए हो, तो ये जो ट्राइंगल की शेप में एक वेक्टर हमने बनाया है इसको बोलते हैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसका रिजल्टेंट, यानी आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर पैरेललोग्राम की हम बात करें, मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये है एक बी वेक्टर, यानी पैरेललोग्राम की शेप में हमें ऐसा लगे, उसकी शेप बन जाए पैरेललोग्राम की, तो ये जो इसका डायगोनल है ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। तो फॉर्मूलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको डाल दूं, पॉलीगॉन, उसमें भाई ज्यादा वेक्टर हो, पॉलीगॉन क्या होता है, हाँ ये ए है, ये बी है, ये एक वेक्टर सी है, ये एक वेक्टर डी है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इनका रिजल्टेंट, सॉरी लाइट चली गई। सॉरी दोस्तों लाइट चली गई थी। तो हम डिस्कस कर रहे थे एडिशन रूल के बारे में। एडिशन रूल, इसमें हम पॉलीगॉन रूल देख रहे थे। तो पॉलीगॉन रूल क्या होता है, मान लो आपके पास ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये एक वेक्टर है सी वेक्टर, एक वेक्टर ये है डी वेक्टर। इनका चारों का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो, यानी कि आर वेक्टर, तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो दो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट निकालना हो तो ए प्लस बी, अब ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और डी, तो ये फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो ये पॉलीगॉन रूल था। ये ज्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट है एडिशन रूल का मेन फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो हम चर्चा में करते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, इनका रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालें आर। इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालें, सबसे पहले ये देखते हैं। दोस्तों मैंने एक रूल बताया था कि हम किसी भी वेक्टर को कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ना तो उसका मैग्नीट्यूड हम चेंज करेंगे, ना ही उसकी डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे। तो इस वेक्टर को मैं उठा के यहां से यहां पे लेके आ जाता हूं। देखो मैं इस वेक्टर को, ए वेक्टर को उठा के कहां पे ले आया, यहां, इसको मैंने डिस्प्लेस कर लिया आगे थोड़ा। तो जो थीटा एंगल होता है वो होता है ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, यानी यहां इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, और जो रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है वो है अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने का, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कोस थीटा। दोस्तों ध्यान रहे फॉर्मूला क्या होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और अल्फा क्या है, अल्फा है द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। अल्फा से हम निकालते हैं जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालें, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है tan अल्फा। डायरेक्शन किससे निकलती है इसकी, tan अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। ठीक है, ये है डायरेक्शन निकालने का, वो है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। ध्यान रहे दोस्तों, जनरली काम यही आता है, ज्यादातर डायरेक्शन इतना हम नहीं निकालते, ज्यादातर मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। ऐसे हम एक एग्जांपल ले, मान लो ये कोई पार्टिकल है अपना, या ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू मैं मान लू 5 i कैप, या हम ऐसे मान लें ये एक बॉक्स है, ये मान लो एक बॉक्स है जिसमें मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का इधर, और एक फोर्स मैंने लगाया 5 न्यूटन का इधर। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों फोर्स का क्या होगा, इस बॉक्स पे रिजल्टेंट फोर्स किधर लगा। मान लो एक बंदा है जो इधर से 5 न्यूटन से पुश कर रहा है इसको, एक बंदा है इसको इधर से 5 न्यूटन से पुश कर रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इस पे रिजल्टेंट इस बॉक्स पे कितना फोर्स लगा, तो मैं इस फोर्स को यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस कर लिया, दोनों के बिटवीन एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन। इसका रिजल्टेंट वेक्टर इधर कितना फोर्स लगेगा, रूट ए स्क्वायर इन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab यानी 5 इंटू 5 कोस 90 होता है 0। कोस 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया यहाँ से, तो ये आ गया रूट 50 न्यूटन। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा रूट 50 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये हम जनरली वेक्टर निकालते हैं, इसका कैसे रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली इसका ये फॉर्मूला है, आर वेक्टर इक्वल टू